Hello, welcome to the Jignu IS Academy. I'm back with second part of the 12th class Political Science chapter first NCERT. इससे पहले जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है कि व्हाट वाज द चैलेंजेस ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, वो मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया है कौन सी चैलेंजेस थे। आप फर्स्ट वीडियो जाकर देख लेना। और ये है पार्ट सेकंड जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हाउ डिड इंडिपेंडेंट इंडिया रिस्पॉन्ड टू दिस चैलेंजेस। तो किस तरह से इंडिपेंडेंट इंडिया ने इस चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। इसके बाद हम ये जो चैप्टर है वो किस बारे में है कि अगर हम देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर तरह के क्लॉज दिए गए हैं, हर तरह के आर्टिकल्स दिए गए हैं, हर तरह के राइट्स, फंडामेंटल राइट्स बहुत सी चीज़ें दी गई हैं। लेकिन इस बुक में हम पढ़ेंगे कि एंटायर बुक जो है वो सब क्वेश्चंस के रिस्पॉन्ड करेगी। और ये बुक आपको बताएगी कि किस तरह से पॉलिटिक्स की स्टोरी चली इंडिया की, और इंडिया इंडिपेंडेंस तक किस तरह से अपने जो बड़े बड़े आंसर क्वेश्चंस थे उसको किस तरह से उसने आंसर को फाइंड किया। और जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स थे उसको देखेंगे कि किस तरह से तीन चैलेंजेस को उसमें दिया गया है और किस तरह से इंडिया ने इन चैलेंजेस को फेस किया और किस तरह से इस चैलेंजेस को ओवरकम किया और आखिर में अपनी सभी जो अचीवमेंट्स थी उसको हासिल किया। इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे फर्स्ट चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग, जो कि सेंटर स्टेज ऑक्यूपाई करता है कि इमीडिएट आफ्टर इंडिपेंडेंस इस चीज़ पर फोकस किया गया। अगर हम देखें तो ये जो बना है, ये जो बिगिन किया गया है, ये जो इंडिपेंडेंस के कंटेस्ट को देखते हुए इस चीज़ को बनाया गया है कि ये हमें हेल्प करेगा कि हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए कि आखिर ये नेशनल यूनिटी और सिक्योरिटी क्यों इशू बना हुआ है और क्यों ये प्राइमरी चैलेंजेस बन गया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। और अगर हम देखें कि किस तरह से इंडिया ने अपने आप को एक जो नेशन है उसमें किस तरह से अपने आप को शेप दिया और किस तरह से यूनाइटेड किया बाय शेयर्ड हिस्ट्री एंड कॉमन डेस्टिनी, ठीक है। यूनिटी अगर हम देखें तो ये एक एस्पिरेशन रिफ्लेक्ट करती है लोगों का अक्रॉस द डिफरेंट रीजन्स एंड डील विद द डिस्पैरिटीज दैट एग्जिस्ट अमंग रीजन्स एंड डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल। ऑल वी नो दैट कि वी आर आवर कंट्री इज फुल ऑफ disparities and diversities. The different kind of people belong to different religion, different languages they spoken. So ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई करती है हमारे नेशन को। तो किस तरह से इन सब चैलेंजेस को कोप अप करेगा हमारा इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। ये कुछ स्टैम्प है, इसमें ये बताया गया है कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस वक्त लोगों ने ये स्टैम्प बनाया था और अगर आप होते उस वक्त तो कौन सी पिक्चर चूज़ करते, ठीक है। ये 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, ये मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये बनाया गया था। अगर आप उस वक्त होते तो कौन सी इमेज आप चूज़ करते, ठीक है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं आज़ाद आज़म्स ट्रिब्यूट टू ब्रिटिश पीपल एंड एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ पावर अननोन इन वर्ल्ड हिस्ट्री। ये सब जिस वक्त हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था तो न्यूज़पेपर्स में ऑब्वियसली ये सब छपना ही था, ठीक है। बहुत बड़ी न्यूज़ थी, बहुत बड़ा दिन था उस वक्त इंडियंस के लिए, तो ये सब चीज़ें छपी थी। और मोहम्मद जिन्ना ने बोला था कि अब हम आज़ाद हो चुके हैं, अब हमें उसी स्पिरिट से काम करना है, हमें जो लोगों की हेल्प करनी है, जो मेजॉरिटीज़ में है, माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, उन सबको साथ लेकर चलना है, हिंदू कम्युनिटी एंड मुस्लिम कम्युनिटी को भी, क्योंकि अगर हम मुस्लिम के रिगार्ड से देखें तो यू हैव पठान, पंजाबी, शिया, सुन्नी और सो ऑन। अगर हिंदू देखें तो ब्राह्मण्स, वैष्णव, क्षत्रिय, बांग्लादेशीज, मद्रासीज एंड सो ऑन। अब उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हो तो आप टेंपल जा सकते हो, आप फ्री हो, आप को कोई नहीं रोकेगा। जो मस्जिद जाना चाहते हैं मस्जिद जा सकते हैं वर्शिप के लिए, जो मंदिर जाना चाहते हैं मंदिर जा सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, डजेंट मैटर,
कुछ भी चीज़ मायने नहीं रखती है, आप क्योंकि आप आज़ाद हो। ठीक है, तो ये स्पीच दी थी मोहम्मद जिन्ना ने और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इन्होंने ये स्पीच दी थी कराची में 11 अगस्त 1947 को। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं आप न्यूज़पेपर की कटिंग है, बर्थ ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम, ये बहुत ही बड़ा दिन था उस वक्त। मिस्टर नेहरू कॉल्स फॉर बिग एफर्ट्स फ्रॉम पीपल incessant striving task of future assembly members take a solemn pledge, लॉर्ड माउंटबेटन ग्रेट्स पाकिस्तान। ये बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक लाइन्स है गाइस, ये हम नहीं भूल सकते और ये बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। ठीक है, और ये वारिस शाह ने पोएम लिखी थी। ठीक है, ये पढ़ लेना, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि वी हैव अ मुस्लिम माइनॉरिटी एंड हु आर सो लार्ज इन नंबर्स, हमारे पास मुस्लिम माइनॉरिटीज़ है जो काफ़ी नंबर्स में है, एंड दे कैनॉट इवन इफ़ दे वांट एंड गो एनीवेयर एल्स, वो जहाँ चाहे तहाँ रह सकते हैं, एंड दैट द बेसिक फैक्ट अबाउट विच देयर कैन बी नो आर्ग्यूमेंट, उनसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया जाएगा। एंड वट एवर द प्रोवोकेशन फ्रॉम पाकिस्तान एंड वट एवर द indignities and horror inflicted on non-Muslim there, we have got to deal with this minority in civilized manner। अगर कोई भी ऐसे नॉन मुस्लिम लोग हैं जिनको पाकिस्तान में नहीं रहने दिया जा रहा है विद डिग्निटीज़, तो वो हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे से रह सकते हैं, हम उन्हें सिविलाइज्ड मैनर से ट्रीट करेंगे उन माइनॉरिटीज़ को। वी मस्ट गिव देम सिक्योरिटी, हम उन्हें सिक्योरिटी देंगे। और राइट्स ऑफ सिटीजन्स इन डेमोक्रेटिक स्टेट्स, हम अपने डेमोक्रेटिक स्टेट्स में उनको सिटीजन्स का राइट देंगे। इफ़ वी फेल टू डू सो, अगर हम ये करने में असफल होते हैं तो वे shall have a fasting sword which have eventually poisoned the whole body politic and probably destroyed। तो ये स्पीच जो थी वो चीफ मिनिस्टर को जवाहरलाल नेहरू ने लेटर्स लिखा था 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। असली स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है 14-15 अगस्त 1947 को। नॉट वन बट टू नेशंस, दो नेशंस मतलब आए, एग्जिस्टेंस में आए, जो इंडिया और पाकिस्तान थे। एंड दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन की, जो डिवीज़न ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, जो पहले ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था वो अब दो भागों में बट चुका था। वो एक था इंडिया और दूसरा था पाकिस्तान। ठीक है, बॉर्डर ड्रॉ किए गए थे और टेरिटरी जो थी मार्क की गई थी हर कंट्री की। और जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट थे वो आप हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अगर हम देखें टू नेशन थ्योरी के हिसाब से, तो जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा ये आर्ग्यूमेंट किया गया था कि इंडिया जो है इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट वन बट टू पीपल, हिंदू एंड मुस्लिम, कि इंडिया में दो तरह के लोग हैं, एक हिंदू है और एक मुस्लिम है। दैट इज़ वाई द डिमांडेड पाकिस्तान, जो मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान डिमांड कर रहे थे और अलग अलग कंट्री खुद के लिए डिमांड कर रहे थे, सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम्स। तो कांग्रेस ने इस चीज़ को अपोज़ किया कि भाई ऐसा नहीं होगा, हमारी जो इंडिया है उसका पार्टीशन नहीं होगा। ठीक है, तो कांग्रेस ने बिल्कुल अपोज़ किया था कि हम पाकिस्तान को नहीं मंजूरी दे सकते, हम अपनी इंडिया को डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन कुछ सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए थे 1940 में और पॉलिटिकल कंपटीशन हुआ था बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो ब्रिटिश ने एक रोल प्ले किया और उन्होंने डिसीज़न लिया कि जो पाकिस्तान का क्रिएशन होगा वो होगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कांग्रेस इसको अपोज़ करे या ना करे, क्योंकि उस वक्त जो ऑलमोस्ट जो ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस था वो भी अभी एग्जिस्ट ही था, क्योंकि वो अभी फुली इंडिपेंडेंट इंडिया नहीं हुई थी। तो ये था मसला। और किस तरह से प्रोसेस हुआ पार्टीशन का अगर हम देखें तो द डिसाइडेड व्हाट वाज टिल देन नोन एज इंडिया वुड बी डिवाइडेड इनटू टू कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया को दो भागों में डिवाइड किया गया, इंडिया और पाकिस्तान। और ये जो डिवीज़न था ना बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था। आप ही सोचो कि अगर एक माँ के दो बेटों को मतलब अलग अलग कर दिया जाए, ठीक है, मतलब हिंदू और मुस्लिम वो एक ही माँ के बेटे थे, यानी कि इंडिया में ही रहते थे, मिलजुल कर रहते थे। लेकिन जब इंडिया आज़ाद होता है तो एक बेटा कहता है कि मुझे इस घर में नहीं रहना है, मुझे अलग से घर चाहिए। तो ये इस तरह का कुछ सिनेरियो क्रिएट हुआ था।
एंड वॉज नॉट ओनली वेरी पेनफुल बट ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू डिसाइड एंड इम्प्लीमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक तो था ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि किस तरह से इस चीज़ को डिसाइड किया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए, और किस तरह से रिलीजियस प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए जो मेजॉरिटीज़ में है। और बेसिकली वो एरियाज़ जहाँ पे मुस्लिम थे वो मेजॉरिटी में थे, और वो एक टेरिटरी जो थी पाकिस्तान की, मतलब जिस एरिया में मुस्लिम जो थे वो मेजॉरिटी में थे, ज़्यादा मात्रा में थे, उस टेरिटरी को पाकिस्तान बनाया गया, और जो बाकी एरिया था उसको इंडिया बनाया गया। तो ये आइडिया बहुत ही सिंपल था, लेकिन देखें तो हर तरह की डिफ़िकल्टीज़ को ये प्रेजेंट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो अगर हम देखें तो देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़। कोई भी ऐसा बेल्ट नहीं था कि जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम मेजॉरिटीज़ एरिया हो ब्रिटिश इंडिया में। तो देयर वर टू एरियाज़ ऑफ कंसंट्रेशन, वन इन द वेस्ट ऑफ द इन एक वेस्ट साइड में था और एक ईस्ट साइड में था। अब वहाँ पे कोई ऐसा वे नहीं था कि दो भाग ज्वाइन हो सकें, ठीक है, एक क्योंकि एक वेस्ट साइड में था, एक ईस्ट साइड में था। तो वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान को सेपरेट किया गया बाय लॉन्ग एक्सपेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी। सेकेंडली, नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान, मतलब सभी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज जो थे वो नहीं चाहते थे पाकिस्तान में जाने के लिए, बस कुछ ही लोग थे, जैसे कि खान अब्दुल गफ़ार खान, ये अनडिस्प्यूटेड लीडर थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के, जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। ये अपोज कर रहे थे टू नेशन थ्योरी को, मतलब ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने, बल्कि ये भी एक मुस्लिम थे लेकिन ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने। तो ऐसा नहीं है कि सभी मुस्लिम चाहते थे कि टू नेशन थ्योरी पर काम किया जाए या फिर पाकिस्तान बनाया जाए, लेकिन कुछ एक ऐसे अराजक तत्व थे जो इन सब चीज़ों को लेकर इसको लीड कर रहे थे। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पेनफुल थी। इवेंचुअली अगर हम देखें तो उनकी जो वॉइस थी सिंपली इग्नोर की गई, क्योंकि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था वो मर्ज हो चुका था पाकिस्तान में। कहते हैं ना कि जहाँ पे 10 लोग अगर ज़्यादा लोग गलत चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो गलत चीज़ सही बन जाती है, और अगर एक पर्सन सही चीज़ को सपोर्ट कर रहा है तो उसकी कोई नहीं सुनता। तो जो फ्रंटियर गांधी के नाम से अब्दुल गफ़ार खान प्रसिद्ध थे, उनकी किसी ने नहीं सुनी, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस को भी पाकिस्तान में मर्ज कर दिया गया। थर्ड प्रॉब्लम थी कि Muslim majority province. The third problem was that two of the Muslim majority provinces of British India, Punjab and Bengal, दो बहुत ही ज़्यादा मुस्लिम मेजोरिटीज़ एरिया थे ब्रिटिश इंडिया में। एक तो था पंजाब, दूसरा था बंगाल। बहुत लार्ज एरिया जहाँ पे नॉन मुस्लिम मेजोरिटी में थे, ठीक है। इवेंचुअली अगर हम डिसाइड करते हैं तो ये दो प्रोविंसेस जो थे वो बाइफर्केटेड, मतलब अलग किए गए अकॉर्डिंग टू रिलीजियस मेजॉरिटी। रिलीजियस मेजॉरिटी के बैकग्राउंड को लेकर इसको बाइफर्केट किया गया, बांटा गया, और एट द डिस्ट्रिक्ट और इवन लोअर लेवल, ठीक है। डिसीजन जो थी वो मिडनाइट को 14-15 अगस्त को नहीं लिया जा सकता था। सो लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट नो वन डे ऑफ इंडिपेंडेंस वेदर दे वर इन इंडिया और इन पाकिस्तान, मतलब कि आज़ादी के एक दिन पहले या फिर आज़ादी के टाइम पर अगले दिन तक ही भी लोगों को नहीं पता था कि वो इंडिया में जाएंगे या पाकिस्तान में जाएंगे। तो पार्टीशन जो था दो प्रोविंसेस का, वो एक डीपेस्ट ट्रॉमा था पार्टीशन का, ठीक है। सो दिस वाज रिलेट टू फोर्थ एंड मोस्ट इंट्रैक्टेबल ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टीशन, एंड दिस वाज अ प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ ऑन बोथ, चाहे वो साइड्स ऑफ बॉर्डर, ठीक है। लैक्स ऑफ हिंदूज एंड सिख्स जो थे उस एरिया के, वो अब पाकिस्तान में थे। इक्वली लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स द इंडियन साइड ऑफ पंजाब एंड बंगाल वो इंडिया में थे, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें हुई कि दिल्ली तक जो एरियाज़ थे वहाँ पे मुस्लिम्स थे, और उनको लगा शायद वो ट्रैप हो गए, ठीक है। मतलब जब आज़ाद हुआ भारत, दो चीज़ें बनी, मतलब
इंडिया और पाकिस्तान बना तो कुछ लोग जो थे, कुछ मुस्लिम जो थे वो इंडिया में रह गए, और कुछ हिंदू जो थे, सिख जो थे वो पाकिस्तान में चले गए। तो उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि उनको ट्रैप कर लिया गया है या फिर वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में है। तो दे वर इन डिस्कवर दैट दे वर अनडिज़ायरेबल एलियंस इन देयर ओन होम। तो उनको ऐसा लगने लगा था ना कि वो मतलब अपने ही घर में एलियंस की तरह रह रहे हैं, अजनबियों की तरह रह रहे हैं। इन द लैंड वेयर दे आर एंड देयर एंसेस्टर्स हैड लिव्ड फॉर द कंट्री। वहाँ पर जहाँ पे उनके जो एंसेस्टर्स थे, उनके जो पूर्वज थे, वहाँ पे रह रहे थे। एज सुन एज अगर हम देखें तो ये क्लियर हो चुका था कि जो कंट्री है वो मतलब अलग हो चुकी है, पार्टीशन्ड हो चुकी है, मतलब अलग अलग हो चुकी है। और माइनॉरिटीज़ ऑन बोथ साइड बिकम ईजी टारगेट ऑफ अटैक। जो माइनॉरिटीज़ में थे, मतलब कि मुस्लिम कंट्री यानी कि पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो माइनॉरिटीज़ में थे, और हिंदू कंट्री कह सकते हैं इंडिया में जो मुस्लिम्स जो रह गए थे वो मतलब इजी टारगेट बन चुके थे अटैक के लिए। तो नो वन हैड क्वाइट एंटीसिपेटेड, किसी ने भी ये एंटीसिपेट नहीं किया था कि प्रॉब्लम इस स्केल पर बढ़ जाएगी। सो नो वन हैड एनी प्लान्स फॉर हैंडलिंग दिस, इनके पास कोई ऐसा प्लान भी नहीं था कि वो इन सब चीज़ों को किस तरह से हैंडल करे। इनिशियली अगर हम देखें तो पीपल और पॉलिटिकल लीडर्स जो थे वो इस होप में थे कि ये वायलेंस टेम्पररी है और ये जल्द ही कंट्रोल हो जाएगा, मतलब कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन वेरी सोन वायलेंट वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, कि जो ये हिंसा थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, और माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर वर लेफ्ट विद नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू लीव देयर होम्स। और जो एलियंस थे, जो माइनॉरिटीज दोनों साइड्स थी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो उन जगहों को, अपने घरों को छोड़ दें। ठीक है, और उन जगहों को छोड़ दें। अब देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए पार्टीशन के। ठीक है, पार्टीशन हो चुका था, लोग फंस चुके थे अलग अलग जगहों पे। माइनॉरिटीज़ मुस्लिम कंट्री में हिंदू माइनॉरिटीज़ में थे, और हिंदू कंट्रीज़ में मतलब इंडिया में जो मुस्लिम्स कुछ लोग बच गए थे वो खुद को माइनॉरिटीज़ में समझ रहे थे। तो इस तरह का कुछ अजीब सा सिचुएशन उस समय क्रिएट हो चुका था। तो कंसिक्वेंसेस क्या थे पार्टीशन के, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो जो प्रोसेस था पार्टीशन का वो हमने देख लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ लगता है कि मुझ में कुछ सुधार की ज़रूरत है, ऑब्वियसली सुधार की ज़रूरत तो होगी ही, लेकिन आप बेहतर बता पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।